नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प मतलब सीधे भारतीय रेलवे की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है। हम बात करने वाले हैं 3 फेज लोकोमोटिव्स की, जैसे WP7 या WAG9 और उनमें इस्तेमाल होने वाली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की। और सबसे खास बात यह है कि हमारी ये चर्चा किसी मोटी इंजीनियरिंग की किताब पर नहीं, बल्कि एक लोको पायलट राजू कुमार के खुद के तैयार किए गए नोट्स पर आधारित है। ये नोट्स उन्होंने परीक्षा और ट्रेनिंग के नज़रिए से बनाए हैं। फॉर्मूले भी हैं इसमें और प्रैक्टिकल बातें भी। तो आज का मिशन है इस जटिल इंजीनियरिंग को एकदम आसान भाषा में समझना। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी खास है क्योंकि एक तरह का आप कह सकते हैं जादू जैसा लगता है। सोचिए, हजारों टन की एक विशाल भारी ट्रेन वो सिर्फ रुक नहीं रही है, बल्कि रुकने की प्रक्रिया में बिजली पैदा करके उसे वापस ग्रिड में भेज देती है। हाँ। ये इंजीनियरिंग और ऊर्जा बचाने का एक शानदार, मतलब बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जी। ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आखिर है क्या? आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही होती है तो उसमें जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। पुराने ब्रेकिंग सिस्टम क्या करते थे, वो इस एनर्जी को ब्रेक शूज के घर्षण से गर्मी के रूप में बस बर्बाद कर देते थे। लेकिन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बहुत स्मार्ट है। वो कहती है, हम इस ऊर्जा को बर्बाद क्यों करें? तो जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो वही ट्रैक्शन मोटरें, अच्छा, जो पहियों को घुमा रही थी। हाँ वही, वो उल्टा काम करने लगती हैं और जनरेटर बन जाती हैं। अच्छा, यानी जो खींच रहा था वो रोकने लगता है। ठीक वैसे ही। और जनरेटर बनके ये मोटरें ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी को बिजली में बदल देती हैं। फिर इस बिजली को वापस ओवरहेड लाइन, मतलब OHE में भेज दिया जाता है ताकि कोई और ट्रेन उसे इस्तेमाल कर ले। तो इसके 3 फायदे हुए। पहला, ट्रेन पर जबरदस्त ब्रेकिंग फोर्स लगता है, स्पीड कम होती है। दूसरा, ब्रेक शूज की घिसावट कम होती है। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा, ऊर्जा की जबरदस्त बचत। ऊर्जा की बचत। मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। एक मोटर जिसका काम ट्रेन को खींचना है, वो अचानक बिजली बनाने वाला जनरेटर कैसे बन सकती है? ये तो बिल्कुल उल्टा काम हुआ। सुनने में उल्टा लगता है, पर इसका राज स्लिप नाम की एक बड़ी दिलचस्प चीज में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें मोटर के अंदर झांकना होगा। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 मुख्य घूमने वाले हिस्से होते हैं। एक है स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, जो एक तय रफ्तार से घूमता है, उसे हम सिंक्रोनस स्पीड या NS कहते हैं। और दूसरा है रोटर, जो असल में पहियों से जुड़ा होता है, उसकी अपनी रफ्तार होती है, NR। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड की रफ्तार और एक पहियों की रफ्तार। बिल्कुल। जब ट्रेन चल रही होती है, यानी मोटर मोड में, तो रोटर की रफ्तार NR वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड, मतलब NS से थोड़ी सी कम होती है। इन दोनों रफ्तार के बीच के इसी अंतर को स्लिप कहते हैं। और मोटर मोड में यह स्लिप हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान खेल पलट जाता है। ये रफ्तार को ही कम कर देता है ताकि मोटर को लगे कि वो बहुत तेज चल रही है। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा है। धोखा देना शायद सही शब्द ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो लोको का कंट्रोल सिस्टम, जिसे VCU कहते हैं, वो ट्रैक्शन इन्वर्टर को निर्देश देता है कि मोटर को दी जाने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी कम कर दो। अब एक फॉर्मूला है, NS = 120 FP, जिसका सीधा मतलब है कि सिंक्रोनस स्पीड NS वो फ्रीक्वेंसी यानी F पर निर्भर करती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होती है, सिंक्रोनस स्पीड भी धड़ाम से नीचे आ जाती है। लेकिन ट्रेन तो अभी भी अपनी रफ्तार से चल रही है, तो पहियों से जुड़ा रोटर तो तेजी घूम रहा होगा। एग्जैक्टली। अब स्थिति ये बन जाती है कि रोटर की रफ्तार NR वो घटाई हुई सिंक्रोनस स्पीड NS से ज्यादा हो जाती है। और जैसे ये होता है, स्लिप नेगेटिव हो जाता है। यही वो जादुई पल है। नेगेटिव स्लिप होते ही मोटर मोटर नहीं रहती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांतों के कारण वो एक इंडक्शन जनरेटर के रूप में काम करने पर मजबूर हो जाती है। वो पावर लेने की बजाय पावर पैदा करके सिस्टम को वापस धकेलने लगती है। ये थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में जब लोको पायलट ब्रेक हैंडल खींचता है तो उस 1 सेकंड में मशीन के अंदर क्या-क्या होता है? क्या आप हमें उस पूरी प्रक्रिया से निकाल सकते हैं? जरूर, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ब्रेक कमांड। जैसे ही लोको पायलट ब्रेक लगाता है, लोको के दिमाग यानी VCU को सिग्नल मिलता है। VCU तुरंत रीजनरेटिव मोड एक्टिवेट कर देता है। ओके। स्टेप 2, इन्वर्टर का खेल। VCU का सिग्नल मिलते ही ट्रैक्शन इन्वर्टर मोटर को दी जाने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कम कर देता है। जैसा हमने अभी समझा, इसका मुख्य मकसद सिंक्रोनस स्पीड को गिराकर स्लिप को नेगेटिव करना है।
स्टेप 3, मोटर का रूप बदलना। स्लिप नेगेटिव होते ही मोटर अब जनरेटर है। ट्रेन के पहियों की काइनेटिक एनर्जी रोटर को घुमा रही है और रोटर की ये मैकेनिकल एनर्जी 3 फेज एसी बिजली में बदल रही है। यही बिजली पहियों पर ब्रेकिंग टॉर्क लगाती है, जिससे ट्रेन धीमी होती है। और फिर ये बनी हुई बिजली जाती कहाँ है? हाँ, स्टेप 4, बिजली का वापसी का सफर। अब ये जो बिजली बनी है उसे वापस ओएचई तक भेजना है। इसका रास्ता भी बहुत दिलचस्प है। मोटर ने एसी बिजली बनाई, इन्वर्टर उसे डीसी में बदलकर एक छोटे से पावर बैंक, जिसे हम डीसी लिंक कहते हैं, उसमें भेजता है। जब ये पावर बैंक भरने लगता है और इसका वोल्टेज बढ़ता है, तो लाइन कन्वर्टर नाम का एक गेट कीपर इस डीसी पावर को वापस हाई क्वालिटी एसी में बदलता है और फिर मेन ट्रांसफार्मर के जरिए उसे पैंटोग्राफ से होते हुए ओवरहेड लाइन में भेज देता है। ये पावर बैंक और गेट कीपर वाली बात बहुत अच्छी है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मतलब डीसी लिंक एक तरह का टेम्पररी होल्डिंग एरिया है। बिल्कुल, डीसी लिंक में वोल्टेज का बढ़ना ही कंट्रोल सिस्टम के लिए एक सिग्नल है कि अंदर पावर आ रही है, अब बाहर भेजने का दरवाजा खोलो। ये एक बहुत ही स्मार्ट फीडबैक लूप है जो पूरे सिस्टम को संतुलित रखता है। ये काम करता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ऊर्जा की बचत ही है। हाँ, ये सबसे मुख्य फायदा है। एक अनुमान के मुताबिक ये सिस्टम ट्रेन की कुल ऊर्जा खपत का 15% से 30% तक बचा सकता है। 15 से 30%, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। जी, एक बार एक ट्रेनी लोको पायलट ने मुझसे पूछा था कि जब हम बिजली बना रहे हैं तो क्या हम उसे बेचकर रेलवे के लिए पैसे कमा सकते हैं? अच्छा सवाल है। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन इसका असली मकसद ऊर्जा की बचत है। इसके अलावा नोट में ब्रेक शू की कम घिसावट का भी जिक्र है। मुझे लगता है इससे रखरखाव का खर्च काफी बचता होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि 90% ब्रेकिंग का काम मोटर के काउंटर टॉर्क से हो रहा है। पारंपरिक मैकेनिकल ब्रेक जैसे कि ब्रेक शू या डिस्क पैड, उनका इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। अच्छा। उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से ट्रेन को बहुत कम गति पर या पूरी तरह से खड़ा करने के लिए होता है। तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। कई गुना बढ़ जाती है, जिससे न केवल पैसा बचता है बल्कि ट्रेन सर्विस के लिए हमने पहले बात की, अगर ओएचई में बिजली नहीं जा सकती तो डीसी लिंक का वोल्टेज तेजी से बढ़ने लगता है। अच्छा। जैसे ही ये एक तय सीमा से ऊपर जाता है, सुरक्षा सिस्टम अपने आप ब्रेकिंग रेजिस्टर को चालू कर देता है ताकि अतिरिक्त ऊर्जा गर्मी में बदल जाए और नोट में एक और खास सवाल उठाया गया है और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आरजी यानी रीजनरेशन के समय असल में होता क्या है? क्या उस वक्त ओएचई लाइन चालू रहती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बिंदु है। कई लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि जब लोकोमोटिव बिजली बना रहा है तो शायद वो ओएचई से अपना संपर्क काट लेता होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान लोकोमोटिव ओएचई लाइन को बंद नहीं करता, बल्कि उसी चालू लाइन में बिजली वापस भेजता है। अच्छा। लाइन कन्वर्टर पैदा हुई बिजली को ओएचई के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह से सिंक करके उसमें मिला देता है। तो ओएचई लाइन पर करंट हमेशा चालू रहता है? हमेशा। अगर ओएचई लाइन चालू रहती है तो इसका मतलब है कि ट्रेन के दूसरे सिस्टम जैसे कि पंखे, लाइट, एयर कंडीशनिंग, कंप्रेसर, हाँ, ये सब भी चलते रहते होंगे। आपने बिल्कुल सही समझा। नोट में ये साफ तौर पर बताया गया है। क्योंकि ओएचई लाइन चालू है, लोको का मेन ट्रांसफार्मर भी उससे जुड़ा रहता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की एक खास वाइंडिंग होती है जिसे ऑक्सिलियरी वाइंडिंग कहते हैं। इसका काम ट्रेन के इन्हीं सहायक उपकरणों को बिजली देना है। और इन सहायक उपकरणों को बिजली ऑक्सिलरी कन्वर्टर देता है ना? जी, ऑक्सिलियरी वाइंडिंग से बिजली ऑक्सिलियरी कन्वर्टर को जाती है, जो इन सभी सहायक उपकरणों यानी पंखे, ब्लोअर, कंप्रेसर आदि को चलाता है। तो ब्रेकिंग के दौरान भी ये सारे सिस्टम सामान्य रूप से काम करते रहते हैं? जी हाँ। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा उलझाने वाला है। अगर मोटर बिजली बनाकर ओएचई को दे रही है हाँ, और उसी ओएचई से ट्रांसफार्मर बिजली लेकर सहायक उपकरणों को चला रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आरजी के समय सहायक उपकरण उसी बिजली से चल रहे होते हैं जो ट्रेन खुद पैदा कर रही है? अप्रत्यक्ष रूप से हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक बहुत ही कुशल व्यवस्था है। कैसे? बिजली के प्रवाह को देखिए। मोटर ने बिजली बनाई जो डीसी लिंक में गई, वहां से लाइन कन्वर्टर के जरिए वो ओएचई में गई। ठीक है। और उसी ओएचई से मेन ट्रांसफार्मर ने बिजली ली, जिससे ऑक्सिलियरी कन्वर्टर चला और सहायक उपकरण चले। तो ये एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन जाता है, जहां ट्रेन अपनी ही पैदा की हुई बिजली का एक हिस्सा खुद इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल,
व्यवहार में ये एक ही समय पर होता है। बिजली पहले ग्रिड को दी जाती है और फिर तुरंत ग्रिड से वापस ले ली जाती है। और अगर इस